क्योंकि बच्चे एरर का मतलब ही गलत समझते हैं। एरर हैज नथिंग टू डू विथ सम एरर। एरर एक तरह से वेरिएशन इन डेटा दिखाता है, मतलब कि डेटा एक दूसरे से कितना अलग है। सपोज ये लेंथ है, ये लेंथ नापने के लिए मैंने 10 बच्चों को काम पे लगाया कि बेटा प्लीज आप लोग मेरे को इसकी लेंथ नाप के दिखाओ। तो मुझे कुछ ऐसी ऑब्जर्वेशंस मिली। और बेटा ये आपको ना, देखो, जो भी चीज रियल लाइफ में करोगे साइंटिस्ट बन के, तो हम लोग चीजें ऑब्जर्व करते हैं। थ्योरी बुक में जो लिखी जाती है उस ऑब्जर्वेशन बेस्ड होती है। तो मान लो सब लोगों ने अलग अलग डिवाइस, किसी ने नॉर्मल स्केल यूज किया, बाकी चीजें यूज की। कुछ ऐसे ऑब्जर्वेशंस हैं, सब ने अलग अलग नापा बेटा। किसी ने देखो इस लेंथ को 10.1 सेंटीमीटर बोला, किसी ने इसे 10.2 बोला, किसी ने इसे 10 बोला, और सो ऑन बेटा। ऐसे ही चलता रहा हम लोग, ये ऐसे चलता रहा बेटा। अब बेटा आप बताओ, हम किसको बोलेंगे किसका आंसर सही है? आपका दिमाग क्या कहता है? हम किसको बोल सकते हैं कि आंसर सही है इसका? बताइए। आपको क्या लगता है किसको बोलेंगे हम सही है बेटा? बेटा आपको क्या लगता है वही मैटर करता है, क्योंकि आपको एग्जाम देना है। तो बताओ क्या लगता है आपको, किसको हम सही बोल सकते हैं? क्या गॉड आएंगे हमको बोलने, नहीं बेटा X5 वाले तुम अच्छे हो ज्यादा, वाले तुम खराब हो? हाउ वुड वी नो कि कौन सही है? हु इज राइट? ये हमें कैसे पता चलेगा बेटा? सर एवरेज लेते हैं। बेटा वो एवरेज भी ले सकते हैं और भी मेथड होते हैं, बट बात है कि हम किसी को भी सही नहीं कह सकते। मतलब वी नीड टू डिफाइन ए अनदर मेथड जिसमें हम सबके ऑब्जर्वेशन को नोट करके कुछ फायदा उठाएंगे। तो एनसीईआरटी ने आप में एवरेज मेथड सेलेक्ट किया है बेटा। देखो एवरेज इज नॉट द ओनली मेथड, और भी मेथड होते हैं बेटा। देखो मैं ऐसे समझाता हूँ। देखो एनसीईआरटी के हिसाब से हम मान लेते हैं कि हमें नहीं पता कौन सा सही है, बट हम एवरेज को सही मान लेते हैं। मतलब हम x1 से लेके x2 से लेके सबको जोड़ेंगे, बाई 10 कर देंगे, और इसको ट्रू वैल्यू बोलेंगे। अब एक बच्चा बोल सकता है सर मान लीजिए ये लेंथ लगभग, एक बच्चे ने 5.1 नापी, दूसरे ने 4.9 नापी, और तीसरा बच्चा इसको यहाँ पे कुछ वो, तीसरा बच्चा बेटा थोड़ा सा ऐसा था कि उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था, उसने बिना नापे यहाँ 500 लिख दिया। बेटा डू यू थिंक इस मेजरमेंट के लिए जब हम लोग WZ को मेजर कर रहे हैं, क्या अभी भी आंसर सही आएगा? अगर ये x1 हुआ, ये x2 हुआ, ये x3 हुआ, मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, आपको लग रहा है अभी भी आंसर सही होगा? नो सर। ये वाला बहुत वेरिएशन ला देगा ना डेटा में बेटा। यस सर। तो क्या एवरेज मानना सही तरीका है? अगर दो लोग पागल हो गए तो बेटा हमारा तो पूरा रिजल्ट ही गड़बड़ हो जाएगा। तो हाउ वी विल से कि कौन सा आंसर सही है? आइदर व्हाट इज ट्रू वैल्यू, हु इज राइट। हु इज राइट को हम लोग दो भाषा में बोलेंगे, ट्रू वैल्यू या एब्सोल्यूट वैल्यू। आंसर रियलिटी में होता है कि बेटा बच्चे को पढ़ाने के लिए ये थ्योरी सही है, एवरेज, टेकिंग एवरेज इज करेक्ट, बट
it will be only correct when number of observation, यानी ये जो है नीचे, when number of observation is high, observation is very high लिख लो। एवरेज मेथड से मैं तुमको ऐसे समझाता हूँ बेटा, देखो अगर मान लो x1 x2 करते हुए ऐसे 5 लाख लोग होते और सिर्फ एक बंदा गड़बड़ करता, जैसा होता है रियलिटी में कि 2-4 लोग फ्लक्चुएट ज्यादा करते हैं, बाकी सब लगभग आसपास निकालेंगे, तो एवरेज मेथड तभी वर्क करेगा व्हेन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज वेरी हाई। आपने बात नोट की बेटा? यस सर। तो हमको वेरी के बाद क्या लिखे हैं? हाँ हाई बेटा, हाई हाई Okay. हाई। देखो आराम से ही बात समझो कि अगर हम लोग कभी भी किसी चीज की नापना चाहते हैं, मेजर करना चाहते हैं, तो जब हम लोग खुद से मेजर करते हैं तो हम लोग कभी ना कोई स्केल यूज करेंगे। देखो बेटा जैसे कोई नॉर्मल स्केल यूज कर रहा है, कोई वर्नियर कैलिपर यूज कर रहा है, हम कोई ना कोई स्केल यूज करेंगे। तो स्केल पे भी डिपेंड करता है हम कितनी एक्यूरेसी में जा रहे हैं। तो पहले क्या तुम्हें ये ट्रू वैल्यू समझ आई? एवरेज लेना, सिंपल सी बात बेटा, एवरेज लेना समझ आया? यस सर। यस सर। ठीक है बेटा। तो हम एरर किसको बोलते हैं? हम लोग एरर बोलते हैं जब हमारी ट्रू वैल्यू एंड इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन x1 x2 इसके डिफरेंस को, जैसे मैं तुमको एक चीज समझाता हूँ, एरर वेरिएशन इन डेटा है कि डेटा कितना, डेटा मतलब ये एरर एक्चुअली में वेरिएशन इन डेटा है। मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल से समझा सकता हूँ, कोशिश करूंगा। वेरिएशंस इन डेटा या इंफॉर्मेशन में कितनी दूरियां हैं। सपोज एक बच्चा 3 नापता, दूसरा बच्चा 3 नापता, तीसरा बच्चा 3 नापता, 3 ही बच्चे होते हैं, तब एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी आ जाती है बेटा बताओ? बेटा 3 + 3/3 दैट विल बी 3। अब देखो ये बनी ट्रू वैल्यू, तो मैं बोलूंगा हर एक ऑब्जर्वेशन में और ट्रू वैल्यू में कोई भी अंतर नहीं है, तो एरर 0 है। मेरी बात समझे? नो एरर, यानी एरर कोई गलती नहीं होती है, एरर ये दिखाता है कि ट्रू वैल्यू और जो ऑब्जर्वेशंस हैं उनमें डिफरेंस है कि नहीं, या डेटा एक दूसरे से अलग है कि नहीं। अगर डेटा सेम हो गया तो एरर 0 आ जाएगा। क्या आप मेरी बात समझे बेटा? तो हम इंडिविजुअल एरर निकाल सकते हैं, इवन विल बी, और हमें सिर्फ इसके मैग्नीट्यूड से मतलब होता है बेटा। तो एरर विल बी आप ऐसे लिख लेना, x1 - x एवरेज, और ये इंडिविजुअल एरर आता जाएगा बेटा। क्या आप मेरी बात समझे बेटा? आपको सिर्फ ऑब्जर्वेशन को एवरेज वैल्यू से सब्ट्रैक्ट करना है और आपको सारे इंडिविजुअल एरर आ जाएंगे। कि ऑब्जर्वर 1 का, जैसे मान लो किसी बच्चे का नाम रख लो यहाँ पे, कि जैसे समझो कि किसी मतलब हर्षिता का है, ये किसी और बच्ची का है, ऐसे ऐसे करके, मतलब किसी का प्रियंका, कैसे करके ये समझो कि ये ऐसे है, और मैं पूछता अच्छा प्रियंका का एरर बताओ, तो मान लो प्रियंका ने ये रीडिंग की होती, तो मैं बोलता एवरेज माइनस प्रियंका वाला रिजल्ट का मैग्नीट्यूड बताओ। क्या बेटा आप मेरी बात समझ गए? बट एक यस सर। ये इंडिविजुअल एरर हुआ, हम पूरी मेजरमेंट में एरर बोलेंगे कि अच्छा ठीक है, ये अगर एक्चुअल आंसर हो सकता है तो एक्चुअल एरर बताओ। ये तो इंडिविजुअल एरर निकला, 1 का, 2 का, 3 का, सबका। तो सर एरर का एवरेज। एब्सोल्यूट एरर में क्या करोगे, इन सारे एरर को जोड़ दोगे सबको, बाई 10। अब हमारे पास एक एब्सोल्यूट एरर आ गया है। और बेटा आराम से पढ़ो, कोई इसमें ना जल्दीबाजी वाली बात नहीं है, आराम से इसको निकालो। एब्सोल्यूट एरर समझ आया बेटा? सर वो इंडिविजुअल एरर समझ नहीं आया। अच्छा बेटा मैं इसे समझाता हूँ, छोटे वाले एग्जांपल से। मान लो 3 बच्चे हैं, x1 x2 x3। एक ने नापा 10.1, ठीक है, दूसरे ने नापा 10, और तीसरे ने नापा 9.9।
तो बेटा एवरेज वैल्यू या ट्रू वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ, तीनों का एवरेज ले लोगे, 10.1 प्लस 10 9.9 अपॉन 3, दिस विल गिव यू 10। यहाँ तक समझ आ रहा है? Yes, sir. मैं अगर हर एक का एवरेज निकालूं, मतलब एरर निकालूंगा हर एक का इंडिविजुअली, इसका एरर कितना आएगा, सिर्फ इसकी वैल्यू से एवरेज वैल्यू माइनस कर दो। क्या ये बात तुम्हें समझ आई? और हाँ सर। मॉड लेने का मतलब उसको पॉजिटिव कर दो। 10.1 माइनस 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.1। एरर 2, 10 माइनस 10 का मॉड यानी 0। एरर 3, 9.9 माइनस 10, तो 0.1 आएगा, लेकिन आप उस पर मॉड लगा रहे हो, मतलब माइनस 0.1 आएगा, मॉड लगा रहे हो तो 0.1 मिलेगा। ठीक है, ये समझ आ गया, E1 E2 E3। अब अगर मैं आपसे पूछूं एब्सोल्यूट एरर बताओ, यानी पूरी डेटा का एरर बताओ, इंडिविजुअल एरर नहीं बताओ, तो आपको सिर्फ इनका एवरेज ले लेना है, E1 प्लस E2 प्लस E3 बाई 3। समझ आया बेटा? Yes, sir. तो वो आपका हो जाएगा 0.1 प्लस 0 प्लस 0.1 अपॉन 3, तो आपका आ जाएगा 0.2 बाई 3। कोई डाउट है बेटा किसी भी बच्चे को यहाँ तक, कोई डाउट है? अब तक मैंने इतना ही बताया। देखो थ्योरी पढ़ाते वक्त मैं इसको 3 ले रहा हूँ, पर याद रखना द ऑब्जर्वेशन शुड बी वेरी 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 हाई। ठीक है, अब बेटा हम लोग कभी भी कैसे लिखते हैं, मतलब सपोज आपने, बेटा देखो ये रियलिटी में कैसे वर्क करता है मैं बता रहा हूँ। आप आगे चल के कुछ डॉक्टर बने और आपने बोला, अरे मुझे जो एक पाइप चाहिए, जो नो, जैसे मान लो आप ENT स्पेशलिस्ट बने, तो वो एक पाइप लेते हैं और बॉडी के अंदर डालते हैं, जिससे वो पूरा उसमें पाइप में लाइट और कैमरा दोनों होता है, तो दे कैन सी इनसाइड कि नोज के अंदर या सबके अंदर क्या चल रहा है। तो तुमने बोला नहीं, इसका जो डायमीटर होना चाहिए वो एक रेंज में होना चाहिए, जैसे लाइक आपने इसको डिफाइन कर दिया 2 mm प्लस माइनस 0.001 mm। आप ऐसे डिफाइन करते कि मुझे इस रेंज के अंदर चाहिए, मेरा जो डायमीटर होना चाहिए वो इस रेंज से बड़ा बाहर नहीं होना चाहिए। क्या आप मेरी बात समझ गए? तब एक्चुअली में आप इसको बोलते हो, ये ट्रू वैल्यू थी सर, ट्रू वैल्यू है एब्सोल्यूट वैल्यू, और इसको बोलते हो तुम एब्सोल्यूट एरर। और बेटा ये तभी तुम्हें एग्जैक्टली यही फीलिंग देगा कि जितनी भी ऑब्जर्वेशन थी, मतलब तुमने करोड़ों पाइप्स बनाई होंगी ऐसी, सारी की सारी पाइप्स इस वेरिएट रेंज के अंदर होंगी। जैसे बेटा मैं अभी ना एक तुमको एग्जांपल देता हूँ, मैं अभी यहाँ पे लिखूं कि मेरा आंसर है, फाइनल आंसर कि x की वैल्यू क्या है, तो मैं लिखूंगा x एवरेज प्लस एब्सोल्यूट एरर, ठीक है, माइनस प्लस माइनस एब्सोल्यूट एरर। तो तुम बोलोगे सर 10 प्लस माइनस 0.2/3, और मैं तुमसे बोल रहा हूँ कि ये चीज एक्चुअली में ये दिखाती है कि ऑब्जर्वेशन की रेंज क्या है, मतलब ऑब्जर्वेशन कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है, x1 कहाँ पे है, x2 कहाँ पे है, ये एक रेंज देता है कि सारा इसके अंदर में आना चाहिए। मतलब जब तुम 10 प्लस 0.2/3 निकालो और 10 माइनस 0.2/3 निकालो, तो सारा डेटा, तीनों वैल्यूज इसके अंदर होनी चाहिए, इस रेंज के बीच में होने चाहिए, बट ऐसा हो नहीं रहा है इसमें, देख पा रहे हो? इट इज नॉट हैपनिंग। 10 माइनस 0.2/3 करोगे तो वो 9.9 उस रेंज में नहीं आ रहा बेटा, आप देख पा रहे हो ना? हम कभी भी जब चीजों को नापते हैं तो हम ये सोचते हैं कि काश कोई एक बंदा ऐसा होता जो मुझे एक सिंगल में आंसर दे दे, कि पूरी, जैसे मैंने बोला बेटा ऐसे समझो, क्लास में सबके मार्क्स आए, ठीक है, और मुझे ऐसे लिखना है, हाँ, कि क्लास 11th ए के मार्क्स हैं 80 प्लस माइनस 4। इसका मतलब जितनी भी ऑब्जर्वेशन हुई हैं सब या तो 76 या तो 84 के बीच में। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई? बेटा क्या ये चीज सेंस कर रही है तुम्हें? Yes, sir. एक्चुअली में हम जब एरर लिखते हैं
तो हम ये दिखाना चाहते हैं कि डेटा में वेरिएशन कितना है, मतलब जो हमने ऑब्जर्वेशन ली थी वो कहाँ से कहाँ तक वेरी करती है। बेटा प्रॉब्लम क्या आती है ना, ये सारी थ्योरी तब सेंस करेगी ना जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बहुत हाई होगा। अगर मैं यहीं पे ना 30-35 ले लेता, मतलब x3 को तुम जहाँ पे ना मतलब x 100 तक लेके जाओ अलग अलग वेरिएशन, तब तुम देखोगे कि ये रेंज एग्जैक्टली मैच कर जाएगा। जितना भी डेटा तुमने नापा होगा ना वो इसके अंदर आ जाएगा। मेरी बात समझ पा रहे हो बेटा? तो हम लोग हमेशा फाइनल आंसर ऐसे लिखते हैं कि अगर हमें कोई डेटा देना हो किसी को तो हम बोलेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू प्लस माइनस एब्सोल्यूट एरर, और ये रेंज ऑफ डेटा या वेरिएशन इन डेटा दिखाता है कि जो ऑब्जर्वेशन हुई थी x1 x2 x3 वो कहाँ तक फैली हुई है। वेरिएशन इन डेटा और रेंज इन डेटा। बेटा आपको बात समझ आई? ये बेटा टॉपिक समझ आया आपको यहाँ तक? यस सर। बेटा देखो कई बच्चों को सिर्फ ये सब सोचने की जगह उनको इसमें मजा आता है कि सर हमको एवरेज लेना बता दो और एरर। उससे क्या है, जब क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करेंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि ये सब मैटर करता है बेटा कि आपको पता होना चाहिए कि आप एक्चुअली अब कर क्या रहे हो। अगर आप सिर्फ ना ये मेथड सीख लोगे कि सर एवरेज लेना है कुछ माइनस प्लस करना है, तो बेटा जहां वो क्वेश्चन में हल्का सा ट्विस्ट करेगा ना, या आप देखोगे कि मैं बार बार एरर को ऐड कर रहा हूँ, तो आप समझ नहीं पाओगे। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है जो बहुत काम का होता है, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, जरा देखना। मान लो ये स्केल 1 है और ये स्केल 2 है। जब तुम जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, मान लो ऐसे सोचना, तुम्हें इसकी रीडिंग पता है, इसकी रीडिंग है 10 प्लस माइनस 0.1 और इसकी रीडिंग है 10 प्लस माइनस 0.1 या 0.2 ले लेते हैं। अच्छा अब बताओ एक्चुअली में S1 की लेंथ कितनी हो सकती है, कहाँ से कहाँ तक हो सकती है? मैं बेटा ऐसे बोल सकता हूँ कि 9.9 से, बेटा एक बार मैं 10 माइनस कर रहा हूँ 0.1 और एक बार प्लस कर रहा हूँ, 10.1 के बीच में होगी। ये बात समझ आई? यस। और इसको देखूंगा तो 9.8 और 10.2 के बीच में होगा। तो अगर किसी ने तुमसे बोला कि एक ऑपरेशन करो जिसमें तुम S1 प्लस S2 करते हो, तो तुम्हें मोटा मोटा ये तो पता है कि सर कुछ भी हो सकता है मैं 10.1 को 9.8 से जोड़ रहा हूँ, और ये भी हो सकता है मैं 10.1 को 10.2 से जोड़ रहा हूँ, क्योंकि तो ऐसी तो लाखों स्केल होंगी ना बेटा। हम ऑब्जर्वेशन कईयों की लेने के बाद ऐसा बोलते हैं। मेरी बात समझ पा रहे हो बेटा? हम बस ये जानना चाहते हैं कि जब हम इस तरह से लिखते हैं तो हमारा सिर्फ इतना मकसद होता है कि जितनी इसकी एक्चुअल लेंथ होगी वो इस रेंज के अंदर होगी। हम जब भी किसी चीज को डिफाइन करते हैं कि तुम भाई ये हो 10 प्लस माइनस 0.1, तो हमारा कहने का मतलब है ये जो है 10 मतलब x इस रेंज के बीच में होता है। तो बेटा मेरा आंसर क्या हो सकता है? एक बच्चा बोलेगा सर छोटा वाला दोनों ले लेते हैं, दूसरा बच्चा बोलेगा सर दोनों बड़े बड़े जोड़ देते हैं 10.2 और 10.1। एक बच्चा बोलता है सर ऐसे क्यों नहीं कर सकते, पहले का 9.9 और दूसरे का 10.2। सब सही है बेटा, कोई गलत नहीं है। क्या आप मेरी बात समझे? हमें एक्चुअली में पता ही नहीं है ना, कि हमको बस इतना पता है कि इन दोनों के बीच में कुछ भी हो सकता है, इन दोनों के बीच में, मतलब यहाँ तो जो दो डेटा देगा 10 प्लस 0.2 और 10 माइनस 0.2, इन दोनों के बीच में कुछ भी आंसर हो सकता है। अब मैं जेड को जब देखता हूँ तो मैं ऐसे करता हूँ 10 10 एब्सोल्यूट वैल्यू ऐड कर देता हूँ, यानी मैं सिंपली S1 और S2 को ऐड कर दूंगा एब्सोल्यूट वैल्यू में। अब देखो तीसरा कौन सा बचता है, मतलब अगला स्टेप क्या बचता है, मुझे फाइनल आंसर में भी ऐसे ही लिखना होता है कि दिस मच प्लस माइनस एरर। अब एरर के लिए क्या करो, दोनों का एब्सोल्यूट एरर जोड़ दो। अब बोलोगे सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, जोड़ क्यों रहे हैं आप? एब्सोल्यूट एरर जोड़ना मतलब 0.1 प्लस 0.2। मेरा आंसर हो गया 20 प्लस माइनस 0.3।
अच्छा बेटा तुम कोई भी ऑपरेशन करके देखो, कोई भी ऑपरेशन, जैसे तुमने बोला सर 9.9 प्लस 9.8, या आप सोचो सबसे दूर वाला करते हैं 10.1 प्लस 10.2। बेटा इस ऑपरेशन में आपको क्या मिला बताओ? दोनों को जोड़ोगे तो बेटा 19.7 मिल रहा है, और इसको करोगे तो 20.3 मिल रहा है। देख पा रहे हो? आपको नहीं लगता आपके आंसर से वो सेटिस्फाई हो रहा है? 20 प्लस 0.3 करोगे तो 20.3 आ जाएगा, 20 माइनस 0.3 करोगे तो 19.7 आ जाएगा। यानी अगर हम एब्सोल्यूट एरर को ऐड कर देते हैं, उस वेरिएशन को समझ पाते हैं। हमेशा हमारा आंसर फाइनली दोनों को जोड़ने पे इस रेंज के अंदर आएगा। क्या तुम्हें बात समझ आई? मैं आपको एक कॉन्सेप्ट तक लेके जाना चाहता हूँ जहाँ पे वाई वी ऐड एरर ऑलवेज, हम सब्ट्रैक्ट नहीं करते, एरर्स हमेशा बढ़ता है बेटा। मैंने आपको समझाने के लिए एक स्केल ली जिस पे लिखा था 10 प्लस माइनस 0.1, और इसको मैंने S1 रीडिंग बोला, और उसके बगल में एक और स्केल थी जिस पे लिखा था 10 प्लस माइनस 0.2, जिस पे S2 लिखा था। एक बार हमने ऑपरेशन किया Z इक्वल टू S1 प्लस S2, आपने कुछ नहीं किया, दोनों की एब्सोल्यूट वैल्यू को ऐड कर दिया। यानी जब ऐड लिखा है तो सिंपल सोचो कि एक्चुअल ऑपरेशन करना है 10 प्लस 10 20, बट हमने एब्सोल्यूट एरर को भी ऐड कर दिया, और हमने ये देखा चाहे मैं ऑपरेशन कैसे भी करता, मैं ऑपरेशन यहाँ पे कैसे भी करता, इस रेंज में पहला S1 होता और अगला वाला इस रेंज में होता। मैं ऑपरेशन को मतलब बेटा इस बीच की कोई भी वैल्यू उठा के इस बीच की कोई भी वैल्यू के साथ मैं ऐड करूंगा तो डेटा इसी के बीच में रहेगा। तो मुझे ये मेथड सही लगा। अब एक बच्चे ने बोला अच्छा ठीक है, y इज डिफाइंड एज S1 माइनस S2। बेटा आप लोगों को ये बात समझ आई? S1 माइनस S2। अब बच्चा कैसे कैसे हो सकता था? एक बच्चा ऐसे बोलता कि सर 9.9 माइनस 10.2। बेटा थोड़ा यहाँ सोचो, जब हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 9.9 माइनस 10.2, बेटा ये कितना दे देगा? माइनस 0.3 दे देगा ना? क्या आप बात ये समझ पाए? बेटा ये रिजल्ट समझे आप? और ऐसा भी तो हो सकता था कि 10.1 इसका लें पहले वाले का, माइनस 9.8, पहले वाले का 10.1 ले लो और दूसरे वाले का ये ले लो। अब बताओ आंसर कितना दिख रहा है तुमको? बेटा क्या प्लस 0.3 दिख रहा है तुम्हें? हमें क्या रिजल्ट मिला बेटा? अगर मैं S1 को, ये ऑपरेशन भी S1 माइनस S2 है, ये ऑपरेशन भी S1 माइनस S2 है, एक बार मेरा माइनस 0.3 आ रहा है, एक बार मेरा प्लस 0.3 आ रहा है, जब मैंने एक्सट्रीम वैल्यूज को यूज किया है। तो अब बच्चा गलती क्या करता है मैं समझा रहा हूँ आपको। बच्चे को लगता है कि सर मैंने ऑपरेशन वाइज S1 माइनस S2 मतलब सीधे 10 माइनस 10 जीरो लिख देना सही है बेटा, बट अब उसको नहीं लगता है कि एरर ऐड होना चाहिए, वो लगता है कि सर यहाँ एरर भी सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 0.2 माइनस 0.1, ये गलत हो गया बेटा, एरर आपका हमेशा ऐड होगा। देखो क्योंकि बेटा एरर वेरिएशन इन डेटा दिखा रहा है, आप जब फिर से 0.1 प्लस 0.2 करते हो और रियलिटी भी यही है बेटा, आपका जो ये आंसर आएगा ना वो इस रेंज में आएगा, माइनस 0.3 से प्लस 0.3 के बीच में। तो एरर को हमेशा ऐड करना, एरर बढ़ता है, एरर घट ही नहीं सकता है। बेटा क्या तुम्हें ये बात समझ आई कि यहाँ पे ऐसे नहीं करना कि ऑपरेशन में S1 माइनस S2 लिखा है तो हम एरर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सर हमारा 0.2 माइनस 0.1 हो जाएगा, ऐसे नहीं करते हैं बेटा। ठीक है बेटा, आप ये कॉन्सेप्ट समझे? बेटा ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझ आया?
बेटा हर बार टीचर का जवाब ना देने से थोड़ा सा पाप लगता है। कितने पाप ऐड करोगे अपने पास? चैट पे लिख दो बेटा, अगर आप लोग को वॉइस में दिक्कत है तो। सर वो लास्ट वाला थोड़ा समझ नहीं आया। ठीक है बेटा। बेटा देखो एक सिंपल सी बात है, मैं अगर आपको ये सब स्किप करा के ना सीधे कैलकुलेशन दूंगा ना, तो आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन आपका बेवकूफ बन जाएगा और आपको लगेगा आपको समझ आ रहा है। ये सब बहुत जरूरी है एक बच्चे को फील करने के लिए कि सर जब मैं किसी दो चीजों को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, मान लो बेटा मैं तुमसे यही तो बोलना चाह रहा हूँ कि मैं ऐसे बोला कि एरर पहले वाले में तुमने क्या किया था, .1 और .2 को ऐड किया था, अगली बार भी मैं बोल रहा हूँ ऐड करो। तो ऐसा क्यों है कि मैं एरर को हमेशा ऐड कर रहा हूँ? ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन का था, फिर भी मैंने एरर को ऐड किया, क्योंकि एरर एक अंतर इन डेटा दिखाता है कि डेटा कितनी दूर दूर है। अब देखो मैंने तुमको एग्जांपल देके बताया कि मैं अगर ये ऑपरेशन करता तो मुझे -0.3 मिला। और बेटा अब देखो यहाँ ये ऑपरेशन का मतलब क्या है, ये S1 है और ये S2 है। इस ऑपरेशन का मतलब क्या है, ये S1 है ये S2 है। मैंने एक्सट्रीम डेटा लिया, देखो एक बार 9.1, 9.9 और इसका दूसरी बार वाला एक्सट्रीम। तो इससे मुझे नेगेटिव आंसर मिला .3, -0.3। और अगली बार जब मैंने किया तो मुझे +0.3 मिला। यानी जब हम सब्ट्रैक्शन भी कर रहे हैं तो हमारा डेटा ±0.3 के बीच में कुछ भी हो सकता है। हमारा जो आंसर है, हमारा आंसर इसके बीच में कुछ भी हो सकता है। तो जब तुम बेटा एक बात समझ लो, एक किसी भी कंपनी में जाओगे, किसी भी प्रोडक्ट के पीछे तुम देखोगे ना, जहाँ पे उसको लिखा रहता है कि ये क्या है, तो हमेशा वहां पे कुछ ऐसा लिखा रहेगा, 2 mm ±2 mm ±0.001। तो वो बताता है वो किस रेंज में आता है। और यहाँ पे भी हमने यही सीखा कि जब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो दिस विल बी आवर रेंज, -0.3 से +0.3 तक। क्या तुम मेरी बात समझे बेटा? यस सर। जब डेटा इस रेंज में आएगा तो हम यही बोलेंगे कि हमारा आंसर इतना है। 0 ± -0.3 मतलब इस रेंज के अंदर डेटा रहेगा। जब अगर ऐसा लिखा रहता है 20 ± -0.3, दैट मीन्स इस रेंज के अंदर 20 +0.3 एंड 20 -0.3 के बीच में हमारा सारा डेटा रहेगा, सारी ऑब्जर्वेशन रहेगी। यहाँ पे हमारा ये मतलब था कि +0.3, एक बार प्लस साइन लो और एक बार माइनस साइन लो, इसके बीच में आंसर रहेगा सारा। क्या आपको मेरी बात समझ आई? यस सर। यानी कभी भी हम लोग जब आंसर लिखते हैं, फाइनल आंसर, तो इट शुड रिफ्लेक्ट कि क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। बेटा मेरी बात समझना, ऐसा भी हो सकता था कि सर 9.9 -9.8 कर देते हैं, S1 -S2 करना है। 9.9 -9.8। आजकल मटन भात सलाड। बेटा देखो हम ऐसा भी कर सकते थे, S1 - S2, तो वहां पे मुझे 9.9 -9.8 करते तो 0.1 मिल जाता बेटा। अब देखो, अब तुम बोलोगे सर आंसर .1 में क्या गड़बड़ है? कोई गड़बड़ नहीं बेटा, लेकिन जब तुम इस तरह से लिखते हो तो तुमको ये बताता है कि आंसर .3 और -0.3 के बीच में रहेगा, जो ये आ रहा है। मेरी बात समझे? बट बेटा हर एक केस में तुम ऐसे माइनस प्लस करके थोड़ा ना देखोगे, तुम कोई जनरल मेथड खोजोगे ना। तुम जनरल मेथड कैसे खोजते हो? तुम सिंपली बोल देते हो सर एक काम करते हैं, जो ऑपरेशन है उसको नॉर्मली करते हैं, जब सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्शन करेंगे, बट एरर हमेशा ऐड होगा। क्या ये लाइन समझ आई? .1 + .2। इसीलिए बेटा मैंने तुम्हें एक लाइन लिख के दी थी, हेडिंग क्या थी, वाई वी एड एरर्स। एरर बढ़ता ही क्यों है हमेशा, माइनस क्यों नहीं हो सकता? बेटा वो वेरिएशन है, वो कम नहीं हो सकती। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई बेटा थोड़ी सी? यस सर। ठीक है बेटा। तो एक सेकेंड, देखो अब तक हमने सीखा कि कुछ ऑब्जर्वेशन लेने पे हम लोग ये डिफाइन नहीं कर सकते करेक्ट कौन सी है, तो वी गो फॉर एवरेज वैल्यू। एनसीईआरटी के हिसाब से सबको जोड़ दो बाई, या मीन ले लो उसका, तो ये इसको ट्रू वैल्यू कह देते हैं। और एनसीईआरटी के हिसाब से एब्सोल्यूट एरर कहलाता है जब हम सारे एरर को जोड़ देते हैं
और उसका एवरेज ले लेते हैं। लेकिन इस डेटा सेट को रिप्रेजेंट करने का सबसे अच्छा तरीका है, बेटा रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहा हूँ, जब हम एवरेज प्लस माइनस एरर लिखते हैं। तो वी डिफाइन दिस डेटा लाइक दिस। क्या आपको ये बात समझ आ गई? और इवन हम कैसे निकाल रहे थे बेटा? एवरेज माइनस x1, या मॉड है तो बेटा प्लस माइनस किसको कर रहे हो फर्क नहीं पड़ता। इतनी थ्योरी अब तक हमने पढ़ी है और मैंने तुमको सब समझाने की कोशिश की है कि यहाँ पे ये एक रेंज ऑफ डेटा दिखाता है जो इसकी पॉसिबिलिटी है, ये कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, ये रेंज दिखा रहे हैं, रेंज ऑफ x। और इट विल मेक एब्सोल्यूट सेंस ओनली व्हेन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज हाई। तो अगर मैं तुमको ऐसे बोलूं मॉड x बाई n, सपोज ये n तक होता, तो n शुड बी इंफिनिटी और वेरी हाई फॉर एक्यूरेट डेटा। तब तुम्हें मेरी कही हर बात समझ आएगी कि सर ने जो जो बोला है वो सेंस करेगा जब n हाई होगा। ठीक है बेटा, यहां तक साथ में हो? अब इसमें एक टर्म बोलते हैं रिलेटिव एरर, मैं समझाता हूँ एग्जांपल देके। जैसे 800 मार्क्स का एग्जाम हुआ, ये नीट वालों के हिसाब से बताता हूँ, चलो 720 मार्क्स का एग्जाम हुआ फुल लेंथ। एक बच्चे के प्लस माइनस तो हो नहीं सकता, चलो ऐसे बोलता हूँ 720 मार्क्स का एग्जाम हुआ। एक बच्चे के मार्क्स ऐसे आ रहे हैं, हर बार वो जितने मॉक पेपर दे रहा है उसके मार्क्स ऐसे हैं 600 प्लस माइनस 20। जितनी बार वो बेचारा मॉक पेपर दे रहा है उसके मार्क्स ऐसे आ रहे हैं। एक जेई वाला बच्चे के देखते हैं बेटा, उसका 300 मार्क्स का पेपर होता है और उसके मार्क्स आ रहे हैं 200 प्लस माइनस 10। अब अगर मैं बोलूं कौन अच्छा कर रहा है या किसमें एरर ज्यादा है, दो दो चीजें। देखो बेटा, अगर आप देखोगे कि 720 के पास में 600, तो अगर आप परसेंटेज की भाषा समझते हो तो आपको ऑब्वियसली दिख रहा होगा कि 720 में से 600 करने वाला बच्चा एग्जाम में ज्यादा अच्छा कर रहा है, यानी ये बच्चा अच्छा कर रहा है। क्या ये बात आपको समझ आई? बेटा देखो ना, अगर आप परसेंटेज समझते हो तो 720 का 10% 72 होगा, ठीक है, 5% 36 होगा। तो जब आप सोचोगे कि 720 में से लगभग अगर हम इतना देखें तो ये 600 लगभग मतलब आपका अच्छा खासा, मतलब 85% के आसपास होगा। लेकिन जब मैं यहाँ देखता हूँ 300 में से 100 नंबर कम है बेटा, यानी 1/3, यानी ये काफी कम है बेटा। परसेंटेज वाइज हम ये बोलेंगे, जब हम टोटल मार्क्स देखते हैं तो ये वाला बच्चा ज्यादा अच्छा कर रहा है। लेकिन मैंने बोला नहीं, मुझे ये बताओ किसकी परसेंटेज वेरिएशन ज्यादा है। तो एक बच्चा बोलेगा सर इसकी परसेंटेज वेरिएशन मतलब 200 इसका एब्सोल्यूट वैल्यू है और प्लस माइनस 10 में इसका आंसर आ रहा है, हर बार मॉक पेपर में इस रेंज में आंसर आ रहा है। तब हम ऐसे डिफाइन करते हैं रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर, और रिलेटिव एरर कुछ नहीं होता है, वो एक पिक्चर दिखाता है कि आप इससे कैसे कनेक्टेड हो, आप इससे कैसे कनेक्टेड हो। तब इस जेई वाले बच्चे के लिए रिलेटिव एरर हो जाएगा 10/200, यानी सिंपली एब्सोल्यूट एरर और एवरेज को ऐसे लिखना। बेटा बेटा आपको ये बात समझ आई? नीट वाले बच्चे के लिए ऐसे हो जाता है 20/600। अब जब तुम इसको देखते हो तो ये मिलता है 1/20 और ये मिलता है तुम्हें 1/30। बेटा यहां देख पा रहे हो? अब बताओ किसका एरर कम है? क्या तुम मेरी बात समझ पाए बेटा? 1/30 बड़ा है कि 1/20 बड़ा है? आपको दिख रहा है कि 1/20 बड़ा है बेटा, तो हम बोलते हैं कि इस सेट में परसेंटेज एरर या रिलेटिव एरर ज्यादा है। यानी बेटा देखो, अभी डरे बिना बस इतना समझो, जब हम डेटा को ऐसे लिखते हैं ना, तब अगर हम रिलेटिव एरर डिफाइन करते हैं नथिंग बट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू। और अगर हमें परसेंटेज एरर चाहिए तो हम लोग बस इसी टर्म को 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। आओ चलो एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। बेटा ये नोट कर लिया, रिलेटिव एरर इन
परसेंटेज एरर आप डेफिनेशन नोट कर लो, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूँ। नोट किया बेटा? Yes, sir. Yes, sir. तो बेटा जब हम लोग, जैसे मैंने तुमको बोला 10 प्लस माइनस 0.2 और बोला इस क्वेश्चन में परसेंटेज एरर बताओ, आप ऐसे करोगे कि सर परसेंटेज एरर होता है एब्सोल्यूट एरर और एवरेज वैल्यू को यूज करते हुए, यानी 0.2/10 इंटू 100। तो बेटा आपका आंसर कितना आ जाएगा? क्या ये आपको समझ आ गया बेटा? और अगर मैं आपसे रिलेटिव एरर पूछता तब आपका आंसर सिर्फ इतना हो जाता सर 0.2/10 यानी 0.02। दोनों अपने आप में एक ही चीज है। जब हम परसेंटेज वर्ड यूज करते हैं तो ऐसे लिखोगे और ये ऐसे। बात समझ के बेटा? Yes, sir. देखो, एक सिंपल सा आंसर ये कहना चाहता है कि परसेंटेज एरर और रिलेटिव एरर का मतलब ये होता है कि आप एब्सोल्यूट वैल्यू से कैसे कनेक्टेड हो। तुमको बिल्कुल कंपैरिजन करना है तो ऐसे देखो, 10 प्लस माइनस 0.1 ज्यादा है या 5 प्लस माइनस 0.1 ज्यादा है। बेटा अब तुम्हें मेरी बात समझ आ रही होगी, है ना? तुम्हें क्या लगता है कौन, किसका एरर ज्यादा है, इसका या इसका? रिलेटिव एरर के टर्म्स में बताओ। एब्सोल्यूट एरर तो तुम्हें दोनों का सेम दिख रहा है, पर तुम जानते हो कि 5 में प्लस माइनस 0.1 एक बड़ी चीज है और 10 में वो चीज थोड़ी छोटी है। क्या तुम्हें बात समझ आई बेटा? अगर मैं 0.1/10 करूंगा और 0.1/5 करूंगा तो ऑब्वियसली बेटा 0.1/5 विल बी ग्रेटर, तो इसका एरर बड़ा है बेटा। मेरी बात समझ गए? बेटा बिल गेट्स के पास बहुत पैसा है, जितने जीरो है मैं लगा नहीं सकता, उसका 1 रुपया ले लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कंपैरिजन करो। लेकिन मंदिर के आगे कोई भिखारी बैठा है बेटा, डोंट टेक इट अदरवाइज, प्लस उसका 1 रुपया आप ले लोगे तो बहुत फर्क पड़ेगा उसको। तो रिलेटिव एरर शोज कि तुम एब्सोल्यूट वैल्यू से कैसे परसेंटेज में कनेक्टेड हो। समझ गए? Yes, sir. चलो, अब इसको कहीं ना कहीं हमें समझना है। अच्छा, मैं तुमने वो स्टोरी तो सुनी होगी कि सपोज मैंने तुम्हें पढ़ाया एक्स, तुमने कॉपी में नोट किया वाई, उस वाई पोर्शन में तुमने समझा जेड, एग्जाम में लिखा डब्लू और मार्क्स आए कुछ और, बेटा कोई और अल्फाबेट चुन लो, मार्क्स आए आर। ये बात समझ आई? ये क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है ना बेटा हर स्टेप पे। ऐसा हमेशा होता है बेटा। मान लो तुमने खुद से भी कुछ पढ़ा, रिटेन कितना किया, सब कुछ करते ही वेरिएशन हमेशा आती है, यानी हर स्टेप में कुछ ना कुछ डेटा चेंज होता रहता है, हर स्टेप में डेटा चेंज होता है। अब मैं इसको तुम्हें सिंपल भाषा में समझाता हूँ। मान लो मैंने तुमसे बोला कि बेटा ये लेंथ नापो और तुम्हारा आंसर है 10 प्लस माइनस 0.1। अब मैंने तुमसे बोला अच्छा ये लेंथ पता है एक पेपर की थी, इसको मैं एक्स बोल रहा था। अच्छा बेटा जाओ इसका एरिया निकालो। अब तुम क्या देखोगे जब हम एरिया निकालते हैं तो बेटा अगर ये स्क्वायर पेपर है तो मुझे बस 10 × 10 कर देना है, 100 आ जाएगा। पर यहाँ क्या लिखूंगा मैं? और छोड़ो कुछ भी मैं लिख रहा हूँ, अभी मैं सिखाऊंगा क्या लिखूंगा। ये बताओ तुम्हें, ये तो समझ आया ना कि इसमें भी वेरिएशन होगा, क्योंकि हो सकता है कि ये स्क्वायर एक्चुअली में ऐसा रहा हो 9.9 और 9.9, या हो सकता है ये स्क्वायर ऐसा रहा हो 10.1 10.1। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई बेटा? एक एरिया का आंसर आएगा जो सबसे दूर वाला होगा 9.9 इंटू 9.9, और एक एरिया का आंसर आएगा 10.1 इंटू 10.1। क्या ये पिक्चर क्लियर है? तो तुम्हें ये कि अगर मेरी वैल्यू में बेटा एरिया का आंसर कैसे होता है बेटा, एक्स स्क्वायर होता है। अगर मेरा इनपुट में ही एरर है तो मेरे एरिया में भी एरर आएगा। एरर इज नॉट ए क्राइम, इट्स जस्ट वेरिएशन इन डेटा। क्या मेरी बात समझे बेटा? जिस चीज को आप नाप रहे हो अगर वो कहीं पे भी यूज होगा तो उसमें भी वेरिएशन आएगी, उसका आंसर कभी भी यूनिक नहीं आ सकता।
इसे कहते हैं एरर प्रोपगेशन। मतलब अगर तुमने x को नापा, x से तुमने कहीं एक्स स्क्वायर फॉर्मूला यूज किया या एक्स स्क्वायर इंटू वाई क्यूब, एक्स और वाई तुमने नापे हैं मान लो, तो ये जो तुमने इसमें एरर लिखा है कि x था सर 5 प्लस माइनस 0.1 और y था 50 प्लस माइनस 0.1, तो ये जो इसके एरर हैं वो यहाँ पहुंचेंगे और वहां का भी जब रिजल्ट लिखोगे तो समथिंग प्लस माइनस समथिंग लिखोगे, तो इसे एरर प्रोपोगेशन या एरर आगे बढ़ता है। अगर इसमें एरर है तो इसमें भी एरर होगा, अलग होगा, और इसमें भी एरर होगा और अलग होगा, इसमें भी एरर होगा, इसमें भी एरर होगा। तुमने जब स्टार्टिंग में ही कैलकुलेशन में एरर यूज किया है तो जहां जहां वो डेटा यूज होगा हर जगह एरर आएगा। बेटा ये बात आपको थोड़ी सी समझ आई? यस सर। अब चलो बेटा देखो, मैं आपको एक चीज सिखाता हूँ। बच्चों एनसीईआरटी से क्या नोट कर लेते हैं, सर एरर लिखा है और वो ऐसे बना लेते हैं, सर प्लस माइनस ऐड, ये भी उनको काम देता है, एब्सोल्यूट एरर, मल्टीप्लाई डिवाइड, ऐड रिलेटिव एरर। मैं ये बेटा डिराइव करके भी दे सकता हूँ, लेकिन होता क्या है बच्चे, देखो सही में समझ आना और एक पैटर्न को समझना दोनों में अंतर होता है बेटा। कई बार बच्चा ऐसे कर रहा है, देखो मैं समझाता हूँ। मैंने आपको एक ऑपरेशन दिया, एक्स एक्स इस तरह से डिफाइन था 10 प्लस माइनस 0.1, वाई 10 प्लस माइनस 0.2। आपने एक ऑपरेशन किया जेड दैट इज एक्स माइनस वाई, एक ऑपरेशन किया डब्ल्यू दैट इज एक्स प्लस वाई। तो आप इस वाले ऑपरेशन में माइनस वाले में भी जो कर रहे हो कर दो, एब्सोल्यूट वैल्यूज के साथ वही करो जो लिखा हुआ है एक्स माइनस वाई, यानी 10 माइनस 10 जीरो, बट एरर हमेशा दोनों के ऐड कर दो, 0.1 प्लस 0.2, ये आंसर सही हो जाता है जेड का। जेड इस रेंज में रहेगा, डब्ल्यू किस रेंज में रहेगा, प्लस लिखा है जो कर रहे हो कर दो, डब्ल्यू का आंसर हो जाता 10 प्लस 10 20, और एब्सोल्यूट एरर को हमेशा ऐड कर दो यानी 0.1 प्लस 0.2, ये सही हो जाता। लेकिन अगर एक बच्चे को बोला जाता कि एक ऑपरेशन करो जिसमें हम लोग आर निकाल रहे हैं दैट इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई, तब बच्चा सिंपल मल्टीप्लीकेशन करेगा एक्स इंटू वाई यानी 10 इंटू 10 100, लेकिन एरर सिंपली नहीं आएगा। एरर निकालने के लिए उसको ये फॉर्मूला याद करना पड़ता है, रिलेटिव एरर ऑफ एक्स प्लस रिलेटिव एरर ऑफ वाई। बेटा रिलेटिव एरर ऑफ एक्स कितना आएगा बताओ, 0.1 बाई 10, रिलेटिव एरर ऑफ वाई कितना आएगा 0.2 बाई 10। तब वो ऐसे याद करता है कि सर रिलेटिव एरर ऑफ आर यानी ई बाई 100, ई बाई 100। अभी ई निकालना है बेटा, एक्चुअली में हमें यहाँ तो तुरंत ऐड करने से मिल गया, वहां पे तुरंत ऐड करने से नहीं मिलेगा, आपको रिलेटिव एरर ऐड करना पड़ेगा। यानी हमारे दो वेरिएंट थे एक्स और वाई, दोनों का रिलेटिव एरर लिख देते हैं 0.1 बाई 10 प्लस 0.2 बाई 10। अब ई निकाल सकते हो बेटा मल्टीप्लाई करके, बताओ ई हमारा कितना हो जाता है बेटा, यहाँ देखो 0.3 बाई 10 इंटू, बेटा ये सेम हो गया है इसलिए आपको लगेगा सर ऐड कर देते तो भी हमारा आंसर सेम आ जाता। देख पा रहे हो कितना आ जा रहा है बेटा, सी दिख रहा है, तो आपका आंसर कितना हुआ, आपने क्या सीखा, अगर मैं एक्स वाई का रिलेटिव एरर ऐड कर दूं तो मुझे आंसर का रिलेटिव एरर मिल जाएगा। बेटा आंसर का रिलेटिव एरर यही होता है ना, ई अपॉन 100। क्या ये बात क्लियर हो गई? मैंने इन दोनों को 0.3 बाई 10 था, मैंने 100 को उधर भेज दिया तो ऐसा आ गया, तो मुझे कोई डाउट बेटा? सर आपने वहाँ ई बाय 100 क्यों किया है? बेटा देखो ऐसे याद करो, आंसर का रिलेटिव एरर
आंसर का रिलेटिव एरर कैसे होगा? E/100 इक्वल टू इंडिविजुअल का रिलेटिव एरर। क्या ये समझ आया? नहीं सर, वो E/100 नहीं समझा रहा। अरे बेटा, तुम्हारा आंसर क्या आएगा ये बताओ। जब हम किसी चीज को मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 × 10 100 लिखा, हाँ सर। इसमें कुछ वेरिएशन होगा ना बेटा, क्योंकि तुम ऐसा कर रही हो जो नापा गया है। नापे हुए डाटा में हमेशा कुछ एरर होता है, तो आंसर में भी आएगा। मैंने उसको ई लिख दिया, अब जो आएगा उसको मान लो कुछ भी। ठीक है। यस सर। अब होता क्या है, बच्चा ऐसे आ जाता है कि मैंने बोला आंसर का रिलेटिव एरर इक्वल टू इंडिविजुअल का रिलेटिव एरर, तो तुम इसमें एरर निकाल सकते हो। लेकिन तुमको ऐसे नहीं कर देना है कि सर मल्टीप्लाई में भी मैं 0.1 + 0.2 कर दूंगा, वो 0.3 बना और ये 3 बना। देख पा रहे हो अंतर है? ये गलत हो गया है और ये सही है। तुमको याद रखना है, जब मल्टीप्लाई डिवाइड होता है, अगर मैं तुमको एक ऑपरेशन देता और p = x/y, तो भी तुम्हें यही करना है, आंसर का रिलेटिव एरर। यानी तब तुम्हारे ऑपरेशन में तुम बोलते सर x/y एक्चुअली में 10/10 1 आ जाता, मेरे p का आंसर आ जाता 10/10 1 ± एरर। अब इस एरर को कैसे निकालते तुम? चुपचाप से पकड़ते इसको ऐसे और बोलते कि सर E/1 मीन्स आंसर का रिलेटिव एरर मस्ट बी इक्वल टू इंडिविजुअल रिलेटिव एरर 0.1/10 + 0.2/10। क्या अब तुम्हें समझ आया? यस सर। फिर तुम ई निकाल लोगे। तो बच्चा पैटर्न बना लेता है, सर आप यही कहना चाहते हैं ना कि जब प्लस माइनस हो तो ऐड एब्सोल्यूट एरर, सीधे 0.1 0.2 को ऐड कर दो। देखो, चाहे प्लस का केस था चाहे माइनस का केस था, हमेशा मैंने एब्सोल्यूट एरर ऐड कर दिया। और जब मल्टीप्लाई डिवाइड का केस हो तो ऐसा कर दो कि रिलेटिव एरर ऐड करके आंसर के रिलेटिव एरर के बराबर कर दो। ऐड रिलेटिव एरर, समझ गए? रिलेटिव एरर को ऐड किया तो मुझे आंसर का रिलेटिव एरर मिला। अब ये अप्रोच आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चंस के थ्रू निकाल देती है, तो बच्चे को लगता है यही थ्योरी है और यहाँ ये वो गलत हो जाता है। क्या आप मेरी बात थोड़ी बहुत समझे? आपको सबसे ज्यादा बच्चे यही सब करते दिखेंगे और उनको लगेगा कि उनको चैप्टर वाला ये पोर्शन आ गया, और ये सही बात नहीं है। मैं एग्जांपल देके समझाऊं बेटा? यस सर। Yes, sir. जहां पे तुम्हें ऐसा केस नहीं मिला इस टाइप का, वहां पे प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। तो बच्चे उसके लिए भी पैटर्न बना के याद कर लेते हैं कि सर, जैसे बच्चा ऐसे पैटर्न बना लेता है। एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे मैंने बोला बेटा z = ऐसा है, x² / y है, तो बच्चा ऐसा पैटर्न बना लेता है, सर हम पावर्स का ख्याल रखेंगे, पावर कितनी है। तब वो बोल, अगर x मैंने दे रखा है 10 ± 0.1 और y दे रखा है 10 ± 0.2, तो बच्चा उसमें पैटर्न बना लेता है कि सर अगर मुझे z निकालना है तो सबसे पहले मैं नॉर्मल ऑपरेशन करूंगा, x² यानी 10 का स्क्वायर अपॉन y यानी 100/10 ±। अब e के चक्कर में पड़ना है सर, e बताइए सर कैसे निकालेंगे? तो बच्चा बोलता है सर हम यहाँ पे टेक्निक क्या लगा लेंगे कि हमारा आया है 10 ± e और मुझे इंडिविजुअल एरर पता है। बच्चा यहाँ पे भी बोल देता है सर रिलेटिव एरर आता है, इंडिविजुअल एरर को पावर से ये जो पावर दिखे ना जैसे 2 है, तो बच्चा ऐसे कर लेता है, सर x में कितना एरर था 0.1/10। पहले बच्चे को ये पता था कि रिलेटिव एरर ऐड करते हैं। बाद में बच्चा अपना पैटर्न बना लेता है कि सर अगर x के ऊपर स्क्वायर है तो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अगर यहीं पे रूट होता, फॉर एग्जाम्पल इस वाले क्वेश्चन में √y होता, तो बच्चा यहाँ 1/2 से मल्टीप्लाई कर देता। बच्चा ये जो पैटर्न बनाने की आदत है ना और कॉन्सेप्ट को नेग्लेक्ट करने की आदत है, तो वो आपको कहीं फंसाएगी जरूर। आपके कुछ आंसर आ जाएंगे, ऐसे वाले केस बच्चा कर ले जाएगा। क्या आपको मेरी बात थोड़ी बहुत समझ आ रही है बेटा? बच्चा ये ऐसे रट लेता है कि सर 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब मल्टीप्लाई डिवाइड वाले केस आए ना, कि जैसे अगर मैं आपको x² y भी बोलता तो आप बच्चा बस यही करेगा, रिलेटिव एरर इक्वल टू एब्सोल्यूट एरर सारे लिख लो, फिर जो जो पावर आई है उससे मल्टीप्लाई करते जाओ। मेरी बात समझ गए बेटा?
Yes, sir. मैं इसलिए भी बता रहा हूँ ताकि ना अगर बच्चे को कोई क्वेश्चन मिलता है तो वो कर ले जाए। लेकिन एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या होता है, अगर एक बच्चा सही में समझेगा तो एक्चुअल कॉन्सेप्ट ये होता है, देखो, सपोज आई एम राइटिंग यू कि द वैल्यू ऑफ वाई इज ओरिजिनल वाई एवरेज प्लस माइनस डी वाई। इसका मतलब है कि मैं ये समझूंगा कि डी वाई बाई वाई इज कॉल्ड रिलेटिव एरर, डी वाई बाई वाई एवरेज इंटू 100 इज कॉल्ड परसेंटेज एरर। अब आप बोलोगे सर आपने क्या अंतर क्या किया, आपने थोड़ी देर पहले भी तो यही लिखा था। बेटा कोई अंतर नहीं है, वही था यही है। अंतर है, मैं बस तुम्हें बोल रहा हूँ कि ऐसा सोचो, जैसे मान लो y इक्वल टू एक्स की पावर 5 लिखा है, ये देख पा रहे हो? y इक्वल टू एक्स की पावर 5 लिखा है और आपको ऐसे दिया है। क्वेश्चन समझना बेटा, मैं कहाँ लेके जाना चाह रहा हूँ। मैंने तुम्हें बोला x की वैल्यू है 10 प्लस माइनस 0.01 ऐसे। अब मैंने बोला इस ऑपरेशन को लिखो। तुम जानते हो जब x में एरर है और वो यहाँ यूज होगा तो y में भी एरर आएगा ही आएगा। एरर प्रोपोगेट करता है, बढ़ता है। तो जब मैं x की पावर 5 लिखूंगा तो ये चीज बड़ी कॉमन है, ऑपरेशन तुरंत कर दो। x की पावर 5 बोला है तो ये x की एब्सोल्यूट वैल्यू उसकी पावर कर दो, ये हो गया। लेकिन एरर कैसे लिखोगे? तो बेटा मैं बस तुम लोगों से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मान लो y इक्वल टू एक्स की पावर 5 है, आप लोग इसको डिफरेंशिएशन के एंगल से देखना शुरू करो। मुझे पता है अभी भी सारे बच्चों को डिफरेंशिएशन नहीं आता है, इट्स वेरी कॉमन। स्टार्टिंग में 11th-12th की स्टार्टिंग में सारे बच्चों को डिफरेंशिएशन नहीं आता है। पर dy बाई dx किया और तुम्हें ये समझ आ गया कि ऐसे लिखते हैं। इज इट ओके कि तुम्हें समझ आया ऐसे लिखते हैं बेटा? बेटा x की पावर n का डिफरेंशिएशन हम लोग ऐसे लिखते हैं, n x की पावर n माइनस 1। सिंपली पैटर्न बना लो कि एक पावर कम करनी है, पावर n थी उससे एक घटानी है और उसी पावर से मल्टीप्लाई कर देना है। x की पावर 5 में 5 आगे आ गया और एक पावर कम कर दी। यहाँ तक समझ आया बेटा? बेटा Yes, sir. तो बेटा बस ये तमन्ना थी कि तुम ऐसे देख लो कि dy और ये एक ही है। यानी अगर तुम ऐसे निकालोगे 5x की पावर 4 इंटू डी एक्स, डी एक्स क्या होगा ये, तुमको ऐसे ये समझना स्टार्ट करना पड़ेगा। यानी अगर मुझसे कोई एरर पूछता तो मैं ऐसे भी लिख सकता था 5 इंटू एक्स की पावर 4। एक्स की वैल्यू कितनी है? 10, एब्सोल्यूट वैल्यू 10, यानी 10 की पावर 4 इंटू डी एक्स। डी एक्स कितना है बेटा? डी एक्स है 0.01। क्या तुम्हें अब मेरी बात थोड़ी बहुत समझ आ रही है? यानी मैं कहीं पे भी जा रहा हूँ, मैं एक्स को एक्स एवरेज प्लस माइनस डी एक्स लिख सकता हूँ। दिस विल टेल यू एरर इन एक्स, एब्सोल्यूट एरर इन एक्स, और dy will tell absolute error in y, क्या ये बात समझ आई? आप इसको इतना लिखो, फिर मैं एक और समझाता हूँ कि कैसे तुम ऐसे कर सकते हो। क्यों? बेटा देखो, इसकी वैल्यू तुम निकाल सकते हो कितनी आ रही है बेटा? 5 इंटू 10 टू पावर 2 दिख रहा है dy की वैल्यू? यहाँ तक समझ आ रहा है? Yes, sir. अगर एक बच्चा रट्टा मार रहा होता तो वो कैसे करता? उसको ये समझ आ गया कि सर एब्सोल्यूट एरर ऐसे ऐड होता है, तो बच्चा ऐसे ही करता कि सर पावर देख लेते हैं, पावर आंसर का एब्सोल्यूट एरर मतलब ई बाई दिस, वैसे कर लेते सर ई अपॉन 10 की पावर 5 इक्वल टू, इंडिविजुअल का देख लेते हैं सर, 5 इंटू बेटा ये बताओ इंडिविजुअल का एरर कितना था, एक्स का एरर कितना है? मैंने आपको क्या सिखाया था? आपको आंसर का रिलेटिव एरर कैसे निकालना होता है, इंडिविजुअल का रिलेटिव एरर इंटू पावर। तो बच्चा ऐसे करता है, इंडिविजुअल का रिलेटिव एरर सर एक्स का है 0.01
y 10। बेटा क्या आपको ये आंसर और ये आंसर सेम नहीं दिख रहा है क्या? एक 10 से एक काट दो, 4 उधर चला जाएगा। क्या आपको आंसर सेम दिखा? टेक योर टाइम। क्या आपको, जैसे बच्चा याद कर रहा है कि सर हम कोई भी ऑपरेशन आया, अगर z इक्वल टू एक्स की पावर 5 भी आया तो मैं पहले x का, मैं ऐसे लिखूंगा z में जो भी एरर होगा dz बाई जेड इक्वल टू x वाला एरर को लिखूंगा dx बाई एक्स इंटू 5। मुझे ये भी आंसर वही देगा, चाहे मैं डिफरेंशिएशन करके ये समझूं कि dy इज माई एरर ऑफ y। बात बराबर पड़ी। तो ये चीज तुम्हें सेंस तब करेगी जब तुम ऐसे सोचोगे, dy तुम डिफरेंशिएशन के थ्रू निकाल सकते हो, एरर डिफरेंशिएशन। ये सारे फॉर्मूले तुम वहीं से डिराइव कर सकते हो। क्या तुम्हें थोड़ी सी बात समझ आ गई बेटा? हाँ सर। बेटा हो सकता है कि न्यूमेरिकली तुम्हें एक दो क्वेश्चन लगे समझने में, बट तुम इतना याद रखना कि तुम अगर ऐसे रटे कि सर ऐड एब्सोल्यूट एरर, ऐड रिलेटिव एरर, तो सिर्फ तुम कुछ क्वेश्चन कर पाओगे। लेकिन तुम ये समझ गए किसी भी डेटा में dy मेरा एब्सोल्यूट एरर इन y होता है और dy तुम डिफरेंशिएशन से निकाल सकते हो, तो तुम मैक्सिमम क्वेश्चन कर ले जाओगे। तुमको टीचर की बात याद रखनी है कि सर आपने बोला था एरर हमेशा ऐड होता है। अगर मैं, कभी बेटा ऐसा पाप मत करना कि इसके बीच में माइनस साइन लगा देना, दो एरर हमेशा ऐड होंगे, एरर्स को हमेशा ऐड करना। बेटा ये छोटी छोटी बातें ही तुम्हारे काम के कॉन्सेप्ट बनेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें बोलता हूँ कि बेटा देखो, आपको दिया है z इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई। अब बच्चा बोलेगा सर ये आपने सिखाया तो था थोड़ी देर पहले। मैं बोलूँगा हाँ बेटा मैंने सिखाया था। अगर x हमें ऐसा दिया है 10 प्लस माइनस 0.1 और y हमें दिया है 10 प्लस माइनस 0.2 और मैंने पूछा मुझे एक्स स्क्वायर बाई वाई निकाल के दो, तो बच्चा तुरंत समझ जाता है कि z की एब्सोल्यूट वैल्यू तो मैं तुरंत निकाल सकता हूँ, सिंपली एक्स स्क्वायर बाई यानी 10 स्क्वायर बाई वाई यानी 10 करना है। तो बच्चा लेकिन प्लस माइनस एरर पे वो अटक जाता है कि एरर क्या लिखेंगे सर। तो यहाँ पे आके बच्चा ऐसे पूछता है कि सर मुझे ये नहीं आ रहा। तो मैंने उसको सिखाया था कि बेटा एक काम करो, एब्सोल्यूट एरर ले लो, आंसर का एब्सोल्यूट एरर मस्ट बी इक्वल टू इंडिविजुअल का एब्सोल्यूट एरर, यानी इसको बोलो dx बाई एक्स यानी 10। इसको मैं ऐसे लिखूंगा 0.1 और देखो बेटा फीलिंग लेके देखो, 0.1 10 प्लस दूसरे वाले का y का रिलेटिव एरर यानी dy अपॉन y। इसको मतलब समझो यही हमारा एब्सोल्यूट वैल्यू होता है ना। तो 0.2 अपॉन 10 और जिसकी पावर जो जो है, जैसे पावर जो है उससे मल्टीप्लाई कर दो 2 से। y की पावर 1 है तो 1 ही रहने दो। तो मैंने इसमें तुम्हें ये बताया कि तुम ऐसे कर लेते, थोड़ी देर पहले ये बताया था। बट बेटा ये आता कैसे है? ये आता है सिंपल डिफरेंशिएशन यूज करके। मेरी बात समझे? ये रिजल्ट सही है, दिस इज करेक्ट, योर आंसर विल कम, बट हाउ वी आर गेटिंग अप टू दिस रिजल्ट? बेटा उस पे चले, इसकी डेरिवेशन करके देखें ये आता कैसे है। पैटर्न याद करना इज गुड कि सर रिलेटिव एरर ऑफ द आंसर इज इक्वल टू इंडिविजुअल रिलेटिव एरर multiplied by the powers, then summing those relative errors। ठीक है बेटा, हाउ दिस रिजल्ट, ये रिजल्ट आता कैसे है? उसके लिए बेटा आपको जाना पड़ेगा डिफरेंशिएशन के पास। आपको कुछ इस तरह से दिया हुआ था z इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई वाई। बेटा आप लोगों की लॉग की क्लास चली है क्या? लॉगरिथम थोड़ा बहुत पढ़ाया गया है आपको? यस सर। अच्छा ठीक है। तो मैं वैसे, मैंने अगर दोनों तरफ लॉग लिखा तो लॉग में बेटा क्या होता है ना, जैसे मान लो
मैंने इस फंक्शन का लॉग लिखा है ऐसे। बेटा जहाँ ना है मुझे बोलना आप लोग, मैं बता दूंगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 log x माइनस log y। क्या यहाँ तक तुम साथ में हो? बेटा देखो इसमें Yes, sir. पर्पज यही होता है कि हम पूरी इक्वेशन को लीनियर फॉर्म में लिखते हैं, कहीं कोई पावर नहीं बचेगी, कोई हर मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये है लॉग का एक्चुअल यूज करने का तरीका। मतलब एसेंस यही होता है। कभी भी तुम जब लॉग यूज करते हो कुछ ऐसा दिखना चाहिए। सही बात है बेटा, सही बात है, ऐसा दिखना चाहिए। तो अब बेटा तुम लोग को ये पता है कि अगर हम लोग, बेटा तुम्हें ये पता है ना कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन थोड़ा तुम इन्वर्स करके याद कर सकते हो कि जैसे साइन एक्स को डिफरेंशिएट करोगे तो कॉस एक्स आएगा, और कॉस एक्स को इंटीग्रेट करोगे तो साइन एक्स आएगा। एक कांस्टेंट अलग से आता है। क्या ये आता है तुम्हें बेटा? बेसिक बेसिक नियम कि साइन को डिफरेंशिएट करने पे कॉस, कॉस को इंटीग्रेट करने पे साइन, ये आता है। Yes, sir. तो बेटा अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो ln x आता है। क्या ये बात समझ आई? अगर मैं इसको मतलब 1/x को इंटीग्रेट करूंगा तो ln x आता है। क्या ये बात तुम्हें समझ आ रही है? 1/x को इंटीग्रेट करूंगा तो ln मतलब नेचुरल लॉग हो जाता है बेटा। देखो अंतर क्या आता है मेरे को नहीं पता बेटा, तुम लोगों ने लॉग अच्छे से पढ़ा है। लॉग जब बेस 10 में होता है तो हम नॉर्मल लॉग लिखते हैं, यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। और जब यही लॉग बेस ई में होता है तो हम इसको नेचुरल लॉग पढ़ते हैं, एन एल उल्टा पढ़ते हैं, पता नहीं क्यों, नेचुरल लॉग, ठीक है, ln बोलते हैं, ठीक है। तो जब हम लोग 1/x का इंटीग्रेशन करते हैं तो हमें ln x मिलता है। तो अगर हम लॉग किसी भी बेटा यहाँ पे log 10 की जगह हम ln z भी लिख सकते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। 2ln हमारी मर्जी, हम कौन सा लॉग ले रहे हैं दोनों तरफ वो हमारी मर्जी है। मैंने बेस ई में ले लिया, बेस ई वाले को मैं ln लिख सकता हूँ। तो ln z इक्वल टू 2ln x माइनस ln y। अब ln z को अगर मैं दोनों तरफ डिफरेंशिएट करूं, बेटा अगर 1/x का इंटीग्रेशन ln x है तो ln x का डिफरेंशिएशन 1/x टाइप का होना चाहिए ना? मेरी बात समझ पा रहे हो? अगर मैं, बेटा तुम लोग को ये सब सीखना पड़ेगा कि सर ln x को अगर हमने डिफरेंशिएट किया, अगर y इक्वल टू ln x है तो आपका dy/dx कुछ इस टाइप का जाएगा। क्या ये चीज क्लियर है? Yes, sir. तो सिंपली मैंने तुमसे बोला कि, और अच्छा ये बताओ बच्चों की में दिक्कत क्या होती है ना, उनकी पेन इतनी कम चलती है कि वो टीचर को ऑब्जर्व करने में बिजी रहते हैं और वो अपनी थ्योरी खुद बना रहे होते हैं। क्या डी अगर y इक्वल टू ln x है तो dy/dx 1/x है तो dy कितना आएगा? क्या ये समझ आया? देखो Yes, sir. तो एक बच्चा ये समझा कि सर आपने बोला था y के एरर को dy बोलते हैं, है ना बेटा? y के एरर को हम लोग क्या बोलते हैं? dy। ये लिखाया था ना थोड़ी देर पहले कि बेटा y के एरर को dy बोलो। तो अब बताओ जब मेरा y इक्वल टू ln x है तो dy की वैल्यू कितनी आ रही है? dx/x आ रही है, यानी ln y ऐसे लिख सकते हैं। उसी लॉजिक पे बताओ अगर मैं इसको इंडिविजुअली अपने दिमाग में y मानूं तो इसका एरर कितना होगा? एरर ऑफ LHS कितना होगा? देखो जब y इक्वल टू ln x था तो एरर ऑफ टर्म कितना आया? dx/x। तो यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा? dz/z आ जाएगा। उसी तरह मैं यहाँ आऊंगा और मैं बोलूंगा इसका एरर कितना है तो तुम बोलोगे dx/x। फिर मैं y का पूछूंगा तो आंसर आ जाएगा। बेटा यहाँ पे वाला y और ये वाला y, ये y समझाने के लिए यूज किया है और ये ऑपरेशन में था, यानी माइनस dy/y। अब बस एरर को कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं करते हैं तो प्लस लगा दो, मेरा आंसर आ जाता है। क्या मेरी बात समझे बेटा तुम? ये क्यों हुआ ये भी समझाया मैंने, माइनस से प्लस क्यों करते हैं, क्योंकि बेटा हम कभी भी जब वेरिएशन देख रहे हैं तो हम हमेशा एक्सट्रीम कंडीशन लेना चाहते हैं।
तो एरर हमेशा ऐड करोगे, कोई भी माइनस साइन को तुम हमेशा प्लस बना दोगे। अब बताओ, क्या तुम्हें वही फॉर्मूला दिखा? आंसर का रिलेटिव एरर इज इक्वल टू इंडिविजुअल के रिलेटिव एरर मल्टीप्लाइड बाई पावर। क्या ये बात समझ आई? देखो, बच्चों को ये सब ट्रबल ना समझाने के लिए वो सीधे ये समझा देते हैं कि इसको कमिट टू मेमोरी कर लो। बेटा प्रॉब्लम इसमें क्या है ना, अगर कोई केस बदल गया तो आपका आंसर मैच नहीं करेगा, कोई ट्रिक आई कहीं पे तो आप अटक जाओगे। लेकिन आपको अगर टीचर की वो बात याद है, मैं 2 पॉइंट पे समराइज करता हूँ। सही बात है बेटा, तुम जिस दिन ये सीख गए कि y का एरर dy होता है एब्सोल्यूट एरर, तुम डिफरेंशिएशन यूज कर लोगे, आंसर आ जाएगा। बस इतना याद रखना कि एरर हमेशा ऐड होता है, ताकि तुम ये गलती ना कर दो कि माइनस ऐसे सब्ट्रैक्ट ना कर देना इनको। क्या ये बात समझ आ गई? ऑलवेज ऐड एरर प्लस, आप किसी भी ऑपरेशन में किसी भी चीज का आपको जेड का एरर निकालना हो, आप उसे dz बोलोगे, और dz by z इज कॉल्ड रिलेटिव एरर। इज इट क्लियर? Yes, sir. तो चलो एग्जांपल लेके समझाता हूँ। बेटा क्लास 10th में सबने रेजिस्टेंस की वैल्यू थोड़ी बहुत पढ़ी थी ना बेटा? रेजिस्टेंस थोड़ा तो याद होगा, नहीं होगा तो Yes, sir. सपोज दिस इज आर ए, दिस इज आर बी। अब ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन दे रहा हूँ बेटा तुमको, दिस इज एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन, एग्जांपल्स में है, अब देख लोगे बेटा। सपोज आर ए की वैल्यू दे रखी है आपको, मुझे वैल्यूज याद नहीं है तो मैं अपने मन से आरबिट ले रहा हूँ बेटा, कॉन्सेप्ट सेम है बेटा, और इसकी 10 प्लस माइनस 0.2, यहाँ तक साथ में हो? और आपसे पूछा है Yes, sir. रिजल्टेंट होगा उसको कैसे लिखोगे। ये दोनों पैरेलल, बेटा पैरेलल दिख रहा है ना, तो पैरेलल में आपको आंसर याद है बेटा कैसे करते थे? लेट अस से फाइनल आंसर, तो आपको ऑपरेशन तो सबको याद होगा बेटा, आर ए आर बी अपॉन, इतना याद है कि पैरेलल में Yes, sir. निकालते हैं तो हम लोग सिंपली बेटा ऐसे कर देते हैं 1/r1 प्लस 1/r2 इक्वल टू 1/r, या हम ऐसे लिख देते हैं। तो एक बच्चा बड़ी कूद के जंप करके इस रिजल्ट पे आ जाएगा सर। और बेटा अगर आप लोग को याद हो तो जितना पैरेलल लगाओगे आधा हो जाएगा, समझे? 10 और 10 लगाओगे तो 5 हो जाएगा। फिर भी बेटा अगर 4 पैरेलल में होते तो 1/4 कर देते हम लोग। यहाँ तक समझ गए बेटा? 5 हो गया। लेकिन बेटा ये तो सिर्फ उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू आई, क्या आप बात समझ पाए? मेरे फाइनल आंसर का ये आया, ये कैसे आएगा? अब बच्चा परेशान कि सर कहाँ से आंसर निकालूं मैं। लेकिन बच्चे को अगर मेरी एक बात याद है कि बेटा देखो, कॉन्सेप्ट देर में समझ आए परफेक्टली ओके, 25 बार में समझ आए परफेक्टली ओके, लेकिन सही पाथ को पकड़ना बहुत जरूरी है। तुम ऐसे लिखते सर, मेरा आर का जो फाइनल आंसर आता वो आता आर एवरेज, आर एवरेज हमने तुरंत निकाल लिया बेसिक ऑपरेशन से, प्लस माइनस डी आर, और आप बोलते बेटा ये हमारा एरर इन आर होता, और इसी को हमें निकालना है, एरर इन आर। तो एक बच्चा बोलता अच्छा सर अगर हमारा ऐसे लिखा हुआ है 1/r इक्वल टू 1/ra प्लस 1/rb, बेटा यहाँ तक समझ आ रहा है? कोई दिक्कत है यहाँ तक? पैरेलल में ऐसे लिखते हैं ना, और तुमको ये पता है कि डी आर एरर इन आर है, तो अब तुम्हारा दिमाग चलेगा। अच्छा बेटा एक चीज बताओ, मैं फिर नहीं मान रहा कि तुम्हें डिफरेंशिएशन में अगर मैं तुमको बोल रहा हूँ x की पावर n को nx-1 कहते हैं, तो तुम बताओ x की पावर -1 या 1/x का डिफरेंशिएशन कितना होगा? निकाल लोगे? -1 पावर से मल्टीप्लाई करो, आइडेंटिफाई करो ना, देखो ये n बना, फिर एक पावर घटा दो, x की बेटा n की वैल्यू -1 है और एक और पावर घटा दोगे, तो तुम्हें क्या ये दिखा कि यहाँ तक आ रहा है मामला, -1/x² तक? क्या ये ऑपरेशन तुम्हें समझ आया बेटा? टेक योर टाइम और मुझे बता दो बस हाँ या ना। अगर तुमको ये फॉर्मूला याद हो गया है, Yes, sir. गलती ये करते हैं ना, Yes, sir. क्यों बच्चों को बोला जाता है कि बेटा लिख लिख के पढ़ो? देखो टीचर की बात जो भी लाइटली लेगा उसको अपने माँ बाप और अपने करियर से प्यार नहीं है बेटा, ट्रस्ट में। अब देखो जरा, लिख लिख के पढ़ने वाला बच्चा और एक नॉर्मल बच्चे में क्या अंतर है? एक नॉर्मल बच्चे ने ये रट लिया x की पावर n का nx-1, एक लिख के पढ़ने वाला बच्चा बोलेगा इफ y इज रिटन एज y इक्वल टू x की पावर n, देन इन हिज कोर ऑफ हिज हार्ट ही नो कि dy by dx इतना आता है n x की पावर n-1, तो उसका दिमाग चलेगा कि सर dy की वैल्यू होगी
एन एक्स की पावर एन माइनस वन इंटू डी एक्स, यानी एरर इन वाई इतना आएगा, ना कि इतना, है ना। अगर y दिया है तो उसका एरर ये होगा, इतना। तो अब बताओ, अगर मेरा y इक्वल टू मेरा 1/x है, तो मेरा dy कितना होगा, dx इंटू दिस टर्म ना, और ये टर्म हमारा कितना आया था, -1/x² आया था। अरे कुल मिला के तुमको ये, अगर मैं कभी बोलूँ y इक्वल टू 1/x, तो तुम्हें ये याद हो जाएगा dy की वैल्यू होगी -1/x² इंटू डी एक्स। देख लो यहाँ तक कितनी देर में पहुंचोगे मुझे बता दो, वरना मैं दोबारा भी यही पॉइंट समझा दूंगा। ठीक, एरर इन y के लिए मुझे डिफरेंशिएशन से जाना होता है। मुझे dy निकालना कैसे होता है, किसी भी ऑपरेशन में बेटा देखो, अगर मैं y इक्वल टू कोई भी sin x भी दिया, तो क्या तुम्हें ये बात समझ आती है कि dy विल बी dy/dx, cos x रट लेते हो ना बेटा, sin x का cos x रट लेते हो ना, यानी तुम्हारा नॉर्मल डिफरेंस, बट एरर इन y विल बी cos x इंटू dx, ऑपरेशन डिफरेंशिएशन वाला इंटू dx। क्या ये चीज समझ आई? Yes, sir. तो बेटा मैंने यहाँ पे वही लिख दिया है कि जो मेरा 1/r, सपोज मैं इसको 1/r बोल रहा हूँ बेटा, y इक्वल टू 1/x है, तो y और 1/x बराबर है। 1/x का एरर कितना आया, अगर 1/x का एरर -dx/x² आएगा, तो तुम बताओ 1/r का एरर कितना आएगा, -dr/r²। क्या यहाँ तक समझ आ रहा है? देखो 1/x का डिफरेंशिएशन करोगे तो तुम्हें मिलेगा -1/x², बट डिफरेंशिएशन मतलब dy/dx। तो एरर इन y, बेटा y इक्वल टू 1/x, तो एरर इन 1/x इज नथिंग बट -dx/x²। वही बात मैंने यहाँ भी बोल दी, अगर 1/x का एरर इतना है तो 1/r का एरर इतना है, और सेम लॉजिक पे 1/ra का एरर हो जाएगा -dra/ra² -drb/rb²। क्या यहाँ तक तुम लोग का दिमाग चल रहा है, हाँ या ना, ये भी बता दो बेटा। नहीं समझ आ रहा है तो मैं दोबारा बताऊंगा। यस सर। हाँ चलो, अब मैंने क्या किया, मैंने बेटा अगर बीच में यहाँ प्लस कुछ आता तो मैं, मतलब अगर बीच में साइन चेंज होता है, जैसे इसका माइनस होता, इसका प्लस होता, तो मैं सारे एरर को ऐड कर देता, याद रखना। अभी मैंने क्या किया, ये दोनों माइनस में है तो मैं सिंपली हर तरफ से माइनस कैंसिल कर दे रहा हूँ, और मैं ये लिख रहा हूँ कि अगर मुझे किसी ने ये दिया है 1/ra प्लस 1/rb, तो मैं सिंपली डिफ्रेंशिएट करूंगा और 1/r का -dr/r² हो जाता है। तो बच्चा अपने आप आ जाएगा यहाँ तक कि सर dr/r², सर dra/ra², सर माइनस माइनस साइन हर जगह से कैंसिल कर दे रहा हूँ, drb/rb²। अब बेटा देखो, जो बच्चा ये समझता है कि आर ए सर ने ऐसे लिखवाया था 10 + -0.1 एंड दिस इज नथिंग बट डी आर ए, एरर इन ए, जब आर ए तुम्हारा वैल्यू है तो उसका एरर ये है डी आर ए। उसी तरह जब तुमने आर बी लिखा था 10 + -0.2, बेटा 0.2 ही लिया था ना मैंने, कितना लिया था, हाँ 10 + -0.2 लिया था, तो ये डी आर बी है। और किसी भी प्रैक्टिकल पर्पस के लिए हम इस डेटा को यूज करते हैं, ये वाले। तो तुम बताओ इसका रिलेटिव एरर कैसे आएगा, डी आर ए बाई आर ए ना, कितना आ जाएगा बेटा ये 0.1/10, और इसका एब्सोल्यूट एरर कितना आएगा, और सॉरी रिलेटिव एरर कितना आएगा, डी आर बी बाई आर बी, यानी 0.2/10। यहाँ तक क्लियर है? देखो सोचो, तो एक्चुअली में अगर मुझे आंसर का एरर निकालना है तो मेरा आंसर आ जाएगा, r² उधर भेज दो, डी आर ए की वैल्यू कितनी है, डी आर ए है 0.1, ra² कितना है 100, आर डी आर बी की वैल्यू कितनी है 0.2, आर बी की वैल्यू कितनी है 10 यानी 100। बेटा क्या यहाँ तक तुम्हारा दिमाग चल रहा है? हमारा ओरिजिनल आर कितना आया था, ओरिजिनल आर आप जानते हो, 10 और 10 को पैरेलल लगाओगे तो 5 आया था, याद आया?
तो ये वैल्यू 5 है। 25 इक्वल टू 0.1 प्लस 0.2/100। अब बताओ बेटा, क्या तुमको यहाँ तक समझ आया? 0.1 प्लस 0.2/4, यहाँ तक साथ में हो? यानी अगर मुझे Yes, sir. क्वेश्चन पता है तो मेरे हर एक क्वेश्चन का आंसर आएगा। मुझे पता है बेटा इट विल टेक टाइम, मुझे कोई जल्दी भी नहीं है। मैं बस तुमसे ये बोल रहा हूँ, रटने का पाथ है सिर्फ कुछ क्वेश्चन तक। ये समझना, इतना छोटा सा वैल्यू समझना कि सर dy is the error in y and I can get it through differentiation always। ठीक है, तो dr की वैल्यू इतनी आ गई। अगर मैं इसको किसी भी नॉर्मल ऑपरेशन में लगाता तो आप कर ही नहीं पाते बेटा। क्या आपको मेरी बात समझ आ गई? बेटा ये मल्टीप्लाई करके लिख तो। Yes, sir. चलो बेटा, इतना ही था तुम्हारा एरर के कॉन्सेप्ट। अब मैं तुमको एक क्वेश्चन के थ्रू और समझाऊं। देखो मैं समझाता हूं। आपको क्वेश्चन आया बेटा, लेट अस से y इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है, और क्वेश्चन में लिखा था। और बेटा सिंपल देखो, मैं एक चीज तुम्हें बता रहा हूँ, नीट और जेई में इतना फर्क होता है ना। जो बच्चे ऐसे बोलते हैं ना नीट के क्वेश्चन इजी होते हैं, बेटा नहीं, नीट के क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो 30 सेकंड में हो जाए। देयर इज ए लॉट ऑफ डिफरेंस। वो आपसे कैलकुलेशन लंबी नहीं करवाते हैं, बट द क्वेश्चंस आर कॉन्सेप्चुअल। बेटा अंतर प्लीज समझ जाना, ना नीट और जेई में कोई रिलेटिवली कंपैरिजन नहीं है। लेकिन ये बात हमेशा याद रखना, पेपर का पैटर्न अलग होता है, कॉन्सेप्ट आपको भी उतने ही सीखने हैं। बस अंतर क्या है, वो आप कोई भी क्वेश्चन नीट के पेपर का उठाओगे, अगर आपको आता है तो आप 30 सेकंड में निपटा दोगे। फॉर एग्जाम्पल मैं ये क्वेश्चन दिखाता हूँ बेटा। देखो, अगर y इक्वल टू साइन एक्स लिखा है, आप किसी भी तरीके से, मैं आपको ऐसे बोल रहा हूँ, x की वैल्यू है π/6 प्लस माइनस π/100। क्या ये बात समझ गए? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? अब यहाँ पे ना तुम्हें ये कोई मल्टीप्लाई डिवाइड वाला फंक्शन थोड़ी ना है कि मैं तुमसे पूछूं कैलकुलेट रिलेटिव एरर इन y। अब एक बच्चा कैसे कर सकता है? अगर वो रट्टा मार रहा है तो ये क्वेश्चन नहीं होगा। और ये कहीं से भी लंबा क्वेश्चन नहीं है बेटा, ये थोड़ा भी लेंथी क्वेश्चन नहीं है बेटा। ठीक है, ये क्वेश्चन इतना सिंपल सा है कि आपको ऐसे करना है कि सर, हो सकता है बेटा किसी को साइन एक्स का डिफरेंशिएशन ना आता हो। मेरा अभी सिर्फ तुमसे ये कहना है कि जस्ट नो कि डिफरेंशिएशन से आंसर सारे आ जाते हैं। जो भी तुमने डिराइव किए हैं, जो भी तुम रट रहे हो, जो एनसीईआरटी में दिए, सारे के सारे आ जाते हैं। सिर्फ 2 पॉइंट फॉर्मूला याद रखने से, पहला कि dy y का डिफरेंशिएशन है, मतलब dy y का एब्सोल्यूट एरर है। तुमको ये बात जिस दिन समझ आई, प्लस एरर इज ऑलवेज एडेड, इन 2 लाइन पे तुम हमेशा आंसर निकाल लोगे। हमेशा एरर को ऐड वाला मेथड ही अपनाना है, कभी सब्ट्रैक्ट नहीं करना 2 एरर्स को। तो अब चलो इस वाले केस में मैं दिखाता हूँ। मुझे पूछा गया था रिलेटिव एरर इन वाई, तो आपको ऐसे दिखना चाहिए कि सर आंसर मस्ट बी लाइक dy बाई वाई, एब्सोल्यूट वैल्यू अपॉन ओरिजिनल वैल्यू। अब बच्चा एक कंफ्यूज कैसे होता है, जैसे टीचर लिख देता है y इक्वल टू वाई एवरेज प्लस माइनस dy। बेटा जब मैं ऐसे भी लिख रहा हूँ ना, तो मैं ये बोल रहा हूँ dy बाई वाई एवरेज। बेटा मेरी बात समझना, टीचर और बुक्स में ऐसा दिया रहता है, पर वो ये दोनों को बराबर लेके चलते हैं। वो मान के चलते हैं वाई एवरेज वाई की तरह वो यूज कर रहे हैं। तो जब रिलेटिव एरर इन वाई दिया, तो एक बच्चे को सिर्फ ये निकालना है डी बाई वाई। तो वो कैसे करेगा जरा देखो, वो ऐसे करता है डी बाई वाई निकालना है सर मुझे। उसके लिए रिलेटिव एरर की डेफिनेशन ये होगी, दिस इज रिलेटिव एरर फॉर द किड। अब देखो उसका आंसर क्यों आएगा, उसने क्या किया, पहले डिफरेंशिएट किया जो उसे पता हो। बेटा जैसे बच्चे को ये पता है डी बाई डी एक्स, अब बताओ साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, कॉस एक्स। यहां तक पहुंच गए बेटा? मैं मान के चल रहा हूं कि तुम्हें ये फॉर्मूला याद होगा, ऐसे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है।
साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है। तो अब बच्चा यहाँ तक पहुंच जाता है, dy इक्वल टू कॉस एक्स डी एक्स। देखो बेटा ये बनेगा dx, x की एक्चुअल वैल्यू लेके ये चलोगे, इसको पुट करोगे यहाँ पे हमेशा याद रखना ये ट्रू वैल्यू की तरह होता है, तो इसको पुट करते हैं, कहीं भी वैल्यू पुटिंग करनी है तो ये करने हैं। अब लेकिन मुझे रिलेटिव एरर इन y निकालना, तो मैं अब इसको फिर से डिवाइड करूंगा y से। y तो साइन एक्स था, मैंने ऐसे डिवाइड कर दिया। अब बेटा ये बताओ cos x बाई साइन एक्स कितना आया? cos x बाई साइन एक्स हमारा cot x आया इंटू डी एक्स, यानी मैं तुरंत आंसर पे पहुंच जाता। अब बेटा जिसको आता है ना उसके लिए एक लाइन का दिमाग में हो रहा है, तब उसका आंसर ऐसे हो जाता कि सर एक्चुअली में पाई बाई 6 की वैल्यू बेटा कितनी हो जाएगी, डिग्री में तुम्हें समझ आती है तो 30 डिग्री आएगी। बात समझ आई बेटा? पाई 180 डिग्री, पाई रेडियंस इक्वल टू 180 डिग्री है, तो बाई 6 करोगे तो 30 मिल जाएगा, यानी मेरे को आंसर लिखना था कॉट 30 डिग्री इंटू डी एक्स कितना है बेटा? पाई बाई 100। दिस इज माई रिलेटिव एरर। क्या आपको मेरी बात समझ आ गई? इफ यू नो डिफरेंशिएशन आपके सारे आंसर आएंगे, तब आपको रिलेटिव एरर ऐसा दिख रहा होगा डी बाई वाई। बेटा सर हाँ बेटा बोलो। सर आपने फिर से y से क्यों डिवाइड किया? बेटा मैंने रिलेटिव एरर निकाल रहा हूँ ना, अगर मैं सिर्फ एरर पूछता कैलकुलेट एरर तो मैं डी वाई निकालता, तब आपका आंसर ऐसे हो जाता बेटा कि सर डी बाई डी एक्स आया था हमारा, डी बाई डी एक्स बेटा हमारा था cos x का डिफरेंस, sin x का डिफरेंशिएशन cos x। अगर तुमसे एरर इन y पूछता तब आंसर सिर्फ dy लिखते, दैट इज cos x dx, यानी तुम्हारा आंसर हो जाता cos x की जगह पाई बाई 6 cos 30 डिग्री इंटू डी एक्स यानी पाई बाई 100। आपको क्या पूछा गया वो तो देखोगे ना बेटा। आपसे अगर एरर इन y पूछेगा तो आपका आंसर ये होता, आपसे रिलेटिव एरर इन y पूछा है देखो, तब आपको ये निकालना है। क्या आपको थोड़ा सा समझ आया? यस सर। ठीक है बेटा, तो मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन दूं। बेटा आप लोग यकीन मानो जितना एरर आपको पढ़ाया गया है ना वो किसी भी डेप्थ तक जाने के लिए सही है, बस इसके साथ में सिग्निफिकेंट फिगर्स को अलग से पढ़ना पड़ेगा, तो आप एरर के सारे क्वेश्चन कर सकते हो। मेरी बात याद रखोगे ना बेटा? आप ना क्लास में जब आते हो तो टीचर की ये जो स्ट्रेस लाइन होती है उस पर ध्यान दिया करो। ऑल द क्वेश्चन यू कैन गेट व्हेन यू नो डिफरेंशिएशन एंड एरर इज एडेड। ऑल द क्वेश्चन इन द एग्जाम विल बी करेक्ट, आंसर मैच तब करेगा जब आप इसके साथ सिग्निफिकेंट फिगर भी पढ़ लेते हो। तो जब आप सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ के जाते हो तो आपके सारे आंसर मैच कर जाएंगे इसके साथ में। चलो मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूं। मैंने आपको दिया y इक्वल टू एक्स क्यूब, ये दिख रहा है बेटा? अब मुझे x में ऐसे लिखा है 10 प्लस माइनस 0.1, तो तुम मुझे रिलेटिव एरर इन y बताओ कितना आएगा, बताओ बेटा जल्दी से। रिलेटिव एरर इन y कितना आएगा? और एक जगह लिखा है z इक्वल टू एक्स क्यूब वाई स्क्वायर अपॉन 2w। अगर आपको रिलेटिव एरर इन w परसेंटेज में इंटू 100, यानी परसेंटेज एरर दे रखा है 2%, y का परसेंटेज एरर दे रखा है आपको 5%, x का परसेंटेज एरर आपको दे रखा है 6%, तो आप मुझे dz बाई z इंटू 100 यानी परसेंटेज एरर ऑफ z बताओ कितना आएगा। गिवन ये है ऑपरेशन, गिवन क्वेश्चन। बेटा प्लीज आप इसको अभी सॉल्व मत करो, होमवर्क की तरह भी लिख सकते हो। मेरे पॉइंट ये है कि आपको कम से कम ये सब अटेम्प्ट करने हैं। बेटा ये दोनों क्वेश्चन नोट कर लिए, मैं डेटा आपको सारा दे रहा हूँ बेटा। ये देखो ये एग्जाम में डिट्टो आ जाता है बेटा, डिट्टो आ जाता है, डिट्टो ये वाला क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में आ जाता है। बेटा ये समझ आया आपको?
Yes. Yes, sir. एक बार अटेम्प्ट करना, जो ना है आप मुझसे पर्सनली पूछ सकते हो। देखो एक और क्वेश्चन है, अगर मैं y को cos स्क्वायर x लिख रहा हूँ, सुनना मेरी बात बेटा, तब आप मुझे x की वैल्यू अगर मैंने आपको दे रखी है π/6 प्लस माइनस π/100, तब आप मुझे रिलेटिव एरर इन y निकाल के दिखाओ। तुम सोचो ना बेटा, जिसको कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि डिफरेंशिएशन के थ्रू आंसर आता है, मैं तुमको एक सिंपल सी बात है, हर चैप्टर में कोई कोई नया फॉर्मूला बनेगा, तो क्या तुम कितने फॉर्मूलों के लिए ऐसे रट्टा मारोगे कि प्लस ये एरर ऐड होता है, वो एरर ऐड होता है। लेकिन अगर तुमको सिंपली इतना याद हो कि सर dy इज एरर इन y, तब तुम रिलेटिव एरर का मतलब ये समझोगे dy/y, तुम्हारा आंसर गलत आएगा ही नहीं। बेटा मान लो कि तुम डिफरेंशिएशन जानते कॉस स्क्वायर एक्स का, देखो मेरे को अभी ये नहीं पता है कि तुम लोग डिफरेंशिएशन कितने अच्छे से कर रहे हो। कॉस स्क्वायर एक्स लिखा है तो आप ऐसे लिखोगे 2 cos x, और फिर चेन बेटा किसी भी स्क्वायर फंक्शन को 2, जैसे एक्स स्क्वायर है तो हम 2x लिख देते हैं, तो ऐसे अपने दिमाग में ऐसे कर लिया करो, कॉस स्क्वायर तो 2 cos x, फिर चेन रूल। आपने गलती क्या की, आपने cos x को x मान लिया। देखो दिमाग में सोचो, आपने cos स्क्वायर x लिखा था तो अपने दिमाग में cos स्क्वायर x को ऐसे सोच लिया कि cos x इक्वल टू x है, यही तो सोचा ना। इसका स्क्वायर को आपने 2x लिख दिया, 2 इंटू कॉस एक्स, तो आपने जरूर ऐसा किया ना कि दिस को दिस बना दिया, पर वो गलत होता है, तो हम चेन रूल लगाते हैं, फिर हमने जिसको माना था ना उसको फिर से डिफरेंशिएट करते हैं। कॉस एक्स को डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा बताओ। Minus sin x. हाँ, तो ये हमारा डी वाई बाई डी एक्स आता है। तो अगर आपसे किसी ने डी वाई बाई वाई पूछा है तो देखो बेटा कितना इजी आंसर है, डी वाई बाई वाई, बेटा डी एक्स को उधर भेज दो, डी वाई बाई वाई होगा बेटा, डी वाई इधर, डी एक्स इधर मल्टीप्लाई कर देना। आई होप मेरी बात आप समझ रहे हो, इसको हटा दो और यहाँ लिख दो। तो बच्चा 2 cos x इंटू माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स अपॉन वाई, वाई क्या था हमारा cos स्क्वायर एक्स। अब बताओ बेटा, अगर तुम्हें डिफरेंशिएशन आता है तो कोई तुम्हें कितना भी डराएगा कि ये इतना अजीब सा एक्सप्रेशन लिखा है, जाओ एरर निकालो, तुम फिर भी बोलोगे सर करना ही क्या है, डिफरेंशिएट ही तो करना है। जिस दिन डिफरेंशिएशन आया उस दिन खत्म करके रख दूंगा 10 सेकंड में। 2, एक cos x काट दो तो क्या बचेगा 2 माइनस साइन एक्स मल्टीप्लाई में अपॉन कॉस एक्स इंटू डी एक्स। अब बताओ डी एक्स की वैल्यू तुम्हें पता है π/100, साइन बाई कॉस को क्या बोलते हैं बेटा 10x बोलते हैं, तुम्हारा आंसर आ जाता है -2। एक्स की वैल्यू क्या पुट करोगे बेटा π/6, यानी आपका आंसर हो जाता है 10 30 डिग्री इंटू डी एक्स π/100। बेटा क्या आप समझ गए ना, ये हार्ड था इसलिए मैंने जानबूझ के कराया तुम्हें कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए, कि अगर एक बच्चा अपने पे आए और वो सीख जाता है कि डिफरेंशिएशन के थ्रू हर एरर निकाला जा सकता है तो वो निकाल के रख देगा। ठीक है बेटा, ये बात समझ आई। मैं यहाँ लेक्चर क्लोज करूँ बेटा। सर एक बार सेकंड क्वेश्चन नोट करना है। हाँ बेटा, ये वाला पीछे वाला। यस सर। देखो बेटा एक टीचर का ये भी काम है ये समझाना, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन ये है एग्जाम में। ठीक है, मोस्ट रिलायबल मेथड थ्रू डिफरेंशिएशन है, वो आपको कभी भी केस वाइज रटने पे मजबूर नहीं करेगा। आप बोलोगे सर 2 लाइन में मुझे थ्योरी बता दो, ऐसे कुछ बच्चे नहीं होते हैं जिनको सही में समझ आता है करना क्या है, उनको कोई भी क्वेश्चन दो वो कर लेंगे। जो बच्चा सही में सीखेगा वो डिफरेंशिएशन के थ्रू सीखेगा, जो बच्चा हार्डवर्क के थ्रू लकी होना चाहता है वो केसेस याद करेगा। बेटा मैं क्लोज करूं, नोट कर लिया ना बेटा। यस सर। ओके बेटा ठीक है, मैं क्लास क्लोज करता हूँ, मैं लेक्चर रिकॉर्डिंग अपलोड कर दूंगा, प्लीज नोट्स प्रॉपरली बना लेना बेटा।